आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आज। तो वीबीटी जैसा कि लिखा हुआ है, वीबीटी का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। व्हाट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? सो आंसर इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज a very useful concept for explaining the covalent bond between the molecule, that how the atom combine together and they form the molecule. ओके मतलब कोई मॉलिक्यूल जो बना है वो मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना है। जैसे मैं मॉलिक्यूल ए बी की बात कर रहा हूँ, तो ए बी मॉलिक्यूल दो एटम ए और बी से मिलकर बना है। तो कहने का मतलब ये और बी के बीच में जो ये बॉन्ड है ये किस प्रकार से बनता है, इसको कौन एक्सप्लेन करता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने सबसे पहली थ्योरी जो है वो लेविस डॉट थ्योरी समझा दी है फॉर एक्सप्लेनिंग द कोवेलेंट बॉन्ड इन बिटवीन द कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए हमने सबसे पहली थ्योरी जो डिस्कस की थी वो थी लेविस डॉट थ्योरी। और लेविस डॉट थ्योरी में मैंने जो उसका ड्रॉबैक था उसका भी लेक्चर डाल रखा है, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब लुईस डॉट थ्योरी फेल हो जाती है कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, तो एक नई थ्योरी का आविर्भाव होता है जिसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो लुईस डॉट थ्योरी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जैसे हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, दैट द सेंट्रल एटम शुड have greater than the octet electron, and some central atom has less number of electron as compared to the octet, but they are stable. So why they are stable? The Lewis theory was not able to explain these contradiction. So new theory arises that is called as the VBT. VBT try to अंडरस्टैंड द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल। ओके, सो ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना है। जब लेविस थ्योरी फेल हो जाती है तो अगली थ्योरी जो है वो आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो लेविस थ्योरी जो है वो ऐसा नहीं है कि एकदम से बेकार थ्योरी है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। और यहाँ तक कि रिएक्शन मैकेनिज्म में भी जो लुईस थ्योरी है उसकी मदद से हम बहुत सारी रिएक्शंस को चलाते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो यूजफुल नहीं है, लेकिन कोई भी थ्योरी जो है वो 100% कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। कुछ ना कुछ ड्रॉबैक उसकी रह ही जाती है। मतलब कोई भी थ्योरी जो है वो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती है तो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, या फिर कहीं कहीं पर कंट्राडिक्शन आने लगता है। इसी को हम कह देते हैं कि इसका ड्रॉबैक है कि अगर इसके अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा हो रहा है तो ये भी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो है इसका ड्रॉबैक है। तो ऐसे ही लुईस डॉट थ्योरी की कुछ ड्रॉबैक्स थी, तो वहाँ पे एक नई थ्योरी आती है जिसको हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसके पास्टुलेट हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड को किस प्रकार से समझाती है। तो जो लुईस डॉट थ्योरी है वो लुईस डॉट थ्योरी कहती है द मॉलिक्यूल फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट एंड व्हिच आर द हाइड्रोजन लाइक दे ट्राई टू कंप्लीट देयर डबलेट सो दे फॉर्म द बॉन्ड्स। ओके, सो लुईस थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है और इलेक्ट्रॉनों का साझा फॉर कंप्लीटिंग द ऑक्टेट, ठीक है। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो जो है मतलब इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बस यही चीज़ है जो लुईस थ्योरी समझाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये एकदम अलग है। ये जो थ्योरी है ये कुछ पास्टुलेट को लेकर चलती है, उन पास्टुलेट के आधार पर ये कोवेलेंट बॉन्ड को समझाती है कि मॉलिक्यूल के मध्य में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दैट इज इट शुड हाफ फील्ड, ठीक है, फॉर ओवरलैपिंग। मतलब जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कहती है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के दौरान होता है, और जो ओवरलैपिंग करने आते हैं ऑर्बिटल उनके पास में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दैट इज़ वो हाफ फील्ड होने चाहिए, ठीक है। एंड अनदर कंडीशन दैट इट शुड बी वैलेंस ऑर्बिटल, ठीक है। जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करने के लिए जाते हैं वो क्या होने चाहिए, वैलेंस ऑर्बिटल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हमने एक एटम ये लिया और दूसरा एटम बी लिया तो इसके जो हैं उसको मैं अलग अलग ऑर्बिटल मान लेता हूँ। तो ये जो है बाहरी जो
सेल है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं, जो बाहरी सेल जो आप देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं वैलेंस सेल। क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। ठीक है, ये क्या है? वैलेंस सेल। जो आप बाहर वाली देख रहे हैं इसी को वैलेंस सेल कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस सेल कहते हैं। तो इस वैलेंस सेल में जो ऑर्बिटल हैं वही ओवरलैपिंग करेंगे। ये अंदर वाले सेल में जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ओवरलैपिंग कौन से ऑर्बिटल की होती है? जैसे एटम ए और बी दोनों मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इनके ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। तो वो ऑर्बिटल कौन से होने चाहिए? ठीक है, तो वो ऑर्बिटल होने चाहिए वैलेंस ऑर्बिटल, मतलब वैलेंस सेल में उपस्थित जो ऑर्बिटल होते हैं वही ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये इस कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि जो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है मात्र इसी स्टेटमेंट में 75% ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बाकी तो 25% सब एक्स्ट्रा है। ठीक है, बवाल। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है द कोवैलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल, बट ऑर्बिटल शुड बी वैलेंस ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो है वो वैलेंस ऑर्बिटल होने चाहिए, ना कि जो इनर ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैपिंग करने जाएंगे और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। जो ये वैलेंस ऑर्बिटल हैं यही ओवरलैपिंग करेंगे। बी का वैलेंस ऑर्बिटल और ये का वैलेंस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। तो जब ओवरलैपिंग करेंगे तो ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब इसमें एक शर्त और है। जो ये वैलेंस ऑर्बिटल हैं, जो ये ऑर्बिटल हैं, ठीक है, जो ये ऑर्बिटल हैं, दे शुड बी हाफ फील्ड, दैट इज़ दे शुड हैव एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो एटम ये है और एटम बी है, इनके जो वैलेंस ऑर्बिटल हैं उनके पास कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो जब कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी ओवरलैपिंग होगी। और दूसरी बात, जो ये और बी है इनका जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करने के लिए जा रहा है वो हमेशा ही वैलेंस सेल का ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन ए एंड बी द ऑर्बिटल शुड बी वैलेंस ऑर्बिटल एंड इट शुड बी हाफ ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल। ओके, क्या होना चाहिए? वो वैलेंस ऑर्बिटल होना चाहिए और हाफ ऑक्यूपाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है। तो जैसे हमने ये लिया और हमने बी लिया, तो इसका एक वैलेंस ऑर्बिटल इधर, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, और इसका एक वैलेंस ऑर्बिटल ये, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। इसका वैलेंस ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन बी का, और ए का जो ऑर्बिटल है उसका, ए का जो वैलेंस ऑर्बिटल है उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, और बी का जो एक ऑर्बिटल है उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों जो वैलेंस ऑर्बिटल हैं दोनों एक दूसरे पर अतिव्यापित हो गए हैं, मतलब ओवरलैपिंग हो गई है। ठीक है, अतिव्यापन क्या चीज़ है? जैसे ये देखिए, ये कापी जो है, इस कापी पर मैं अपना ऐसे हैंड रख दिया। ठीक है, तो ये क्या है? अतिव्यापन है। ठीक है, तो ये अतिव्यापन कई प्रकार से होता है। ये अतिव्यापन बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत अच्छा नहीं भी हो सकता है, और एकदम से नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे एक दूसरे के ऊपर जो चीज़ें जब कवर करती हैं तो इसको हम कहते हैं अतिव्यापन। तो देखिए ये कवर करती हैं, कवर करें प्लस टच भी करें तो इसको अतिव्यापन कहते हैं, या फिर ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ये अतिव्यापन है। ठीक है, अब ये अतिव्यापन जो है, ये अतिव्यापन कई प्रकार से हो सकता है। ये अतिव्यापन बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत अच्छा नहीं भी हो सकता है। तो ये अतिव्यापन जो है बहुत अच्छा है। ये अतिव्यापन थोड़ा कम हुआ, ये अतिव्यापन थोड़ा और कम हुआ, ये अतिव्यापन थोड़ा और कम हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब जो अतिव्यापन है ये अतिव्यापन सबसे वीक है। ठीक है, और ये अतिव्यापन उतना वीक नहीं है, मतलब स्ट्रांग है। ठीक है, जैसे आप एक हाथ जो है, एक हाथ से दूसरे दोस्त का हाथ पकड़ लें तो ये अतिव्यापन है, और एक हाथ से दूसरे दोस्त की अंगुली को पकड़ लें तो ये भी अतिव्यापन है, लेकिन ये उतना अच्छा अतिव्यापन नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अतिव्यापन होती हैं। अतिव्यापन जितना अच्छा होगा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन उतना ही अच्छा होगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज़ the most important theory for explaining the covalent bond. Valence bond theory is saying that this covalent bond is formed by the overlapping of the valence orbital, and the valence orbital should have containing 1 electron, that is it should be half filled. ठीक है, so after the overlapping the electron are paired, and if they are paired then they provide more stability to the atom or to the molecule. Okay, so if they paired then some exchange phenomena occur, and after the exchanging the amount of energy is released, that is called as the exchange energy, and after this phenomena the molecule become stable. Okay, so this is most important. So you should have learned it that the valence orbital is overlapped and valence orbital should have 1 electron.
ओके, सो दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन मैकेनिज्म। सो अगर आप कोई कहता है कि वीबीटी के अनुसार कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन वीबीटी के अनुसार जब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है तब होता है, और वो ओवरलैपिंग करने के लिए जो ऑर्बिटल होने चाहिए वो दोनों एटम के वैलेंस ऑर्बिटल होने चाहिए और उनके पास में एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब दे शुड बी हाफ ऑक्यूपाइड, फुल ऑक्यूपाइड नहीं, हाफ ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो ये चीज़, तो इसमें यही चीज़ कह रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उनके पास एक मतलब कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से प्राप्त होता है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है, और वो जो ऑर्बिटल हैं उनके पास कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। दैट इज इट शुड बी हाफ फील्ड, मतलब वो जो ऑर्बिटल हैं वो हाफ फील्ड होने चाहिए फॉर ओवरलैपिंग, मतलब ओवरलैपिंग करने के लिए जो ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड द अनदर कंडीशन, और दूसरी कंडीशन है दैट इज इट शुड बी, दैट इज शुड बी वैलेंस ऑर्बिटल, दैट इज इट शुड बी, दैट इज इट शुड बी, ठीक है। इसमें कर लीजिए दैट इज इट शुड बी, ये जो ऑर्बिटल है ये वैलेंस ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला जो पोस्टुलेट है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंप्लीट होता है। अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में केवल यही पोस्टुलेट बता देते हैं तो आपका 90% आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 75% तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ सही है, ठीक है। लेकिन आप अगर इतना बता देते हैं तो ये लगभग आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट हो जाता है इसी में, ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर द ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड एंड कन्फाइंड बिटवीन बोथ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब ये ओवरलैपिंग हो जाती है तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयर्ड हो जाते हैं, और ये दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। वही कह रहा है, ठीक है। ये दूसरा स्टेटमेंट, आफ्टर द ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड एंड कन्फाइंड बिटवीन 2 न्यूक्लियस, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस बी और एक न्यूक्लियस ये, ठीक है। पहले ए और बी जब ओवरलैपिंग नहीं थी तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर था और इसका इलेक्ट्रॉन इधर था, ठीक है। जब ओवरलैपिंग नहीं थी तो इसका इलेक्ट्रॉन केवल इससे रिलेटेड था और इसका इलेक्ट्रॉन केवल इससे, मैं थोड़ा और दूर बना देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ए, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन ये, और बी इसका इलेक्ट्रॉन ये। तो जब ओवरलैपिंग नहीं थी तब ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन जो है केवल एक ही न्यूक्लियस से कन्फाइंड था, लेकिन जब ओवरलैपिंग हो गई तो ये जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाते हैं और दोनों ही न्यूक्लियस से कन्फाइंड हो जाते हैं, और इस प्रकार से ये जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर होता है। अब तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम गेट इंक्रीज एंड प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी टू द सिस्टम, ठीक है। तो कहने का मतलब जब ओवरलैपिंग हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है दोनों के बीच में बढ़ जाती है, दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इस प्रकार से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इस सिस्टम को प्राप्त होती है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी ये कंप्लीट होता है। चौथा स्टेटमेंट, ग्रेटर द ओवरलैपिंग मोर विल बी द ओवरलैपिंग मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी बॉन्ड उतना ही अच्छा बनेगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। जैसे आप किसी दोस्त का अपना एक हाथ आप अपने किसी दोस्त का एक हाथ अपने एक हाथ से अच्छे से पकड़ लीजिए तो वो ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। ऐसी स्थिति में दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कहने का मतलब अगर आप अपने एक दोस्त की जो अंगुलियां हैं उसको अपने हाथ से पकड़ लें तो ये ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। यहाँ पर आप दोनों को अलग करना उतना कठिन नहीं होगा। कहने का मतलब जो ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होगी तो बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, और जब ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होगी तो बॉन्ड उतना अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। अब तीसरी बात, पाँचवा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द सिस्टम सो द ओवरलैपिंग सो द क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इन बिटवीन द रीजन ऑफ द ओवरलैपिंग, ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन कहाँ होता है, ओवरलैपिंग के रीजन में होता है, ठीक है। तो अगर ओवरलैपिंग के रीजन में कोवेलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन होता है तो जाहिर सी बात है कोवेलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल इन नेचर। तो इस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड जो होती हैं डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ है, कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ है, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द रीजन ऑफ द ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के रीजन में है कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए बीबीटी का यूज कर सकते हैं। तो बीबीटी
क्या कहती है, VBT इज सेइंग दैट द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, एंड द ऑर्बिटल शुड बी हाफ फिल्ड एंड दे शुड बी बैलेंस ऑर्बिटल, ठीक है। तो पहली बात ये होती है। और दूसरी बात क्या होती है, आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड एंड दे प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी टू द सिस्टम, ठीक है। जब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो जाते हैं, तो इस प्रकार से सिस्टम को मोर स्टेबिलिटी प्राप्त होती है। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आफ्टर द ओवरलैपिंग विल कन्फाइंड टू द बोथ द न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है, ठीक है। और इट प्रोवाइड द मोर स्टेबिलिटी टू द सिस्टम, ये जो सिस्टम को है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसके बाद में ग्रेटर द ओवरलैपिंग ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड, जितनी ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और पाँचवीं बात क्या है, जो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये ओवरलैपिंग के रीजन में होता है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है डायरेक्शनल इन नेचर होता है, तो ये चीज़ ठीक है। अब ओवरलैपिंग वाला एक पॉइंट जो है उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, ओवरलैपिंग वाला एक पॉइंट, ठीक है। जैसे HF बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा या फिर HCl बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो उत्तर है HCl वीकर एंड HF स्ट्रांगर, बिकॉज हियर लेस ओवरलैपिंग, हियर मोर ओवरलैपिंग, बिकॉज साइज ऑफ both is very different and here the size of both is almost similar. So साइज़ अगर सिमिलर होगी तो वहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छी होगी, और साइज़ उतनी अच्छी सिमिलर नहीं होगी तो ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। अर्थात ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये वीक होगा और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि H की साइज़ इतनी है और F की साइज़ इतनी है, मतलब दोनों लगभग समान साइज़ के हैं। लेकिन यहाँ पर H की साइज़ इतनी है और Cl की साइज़ इतनी है, तो इन दोनों में उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं मतलब जो रिश्ते होते हैं वो बराबर के लोगों में बहुत अच्छे चलते हैं, ठीक है। तो ये जब बराबर के होंगे तो इनकी शादियाँ सक्सेस हो जाएंगी, और जब ये बराबर के नहीं होंगे तो इनकी शादियाँ सक्सेस नहीं होंगी, उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी। कहने का मतलब आप एक जनरल इंसान हैं तो जनरल फैमिली में शादी करेंगे तो वो रिश्ता अच्छा चलेगा। लेकिन आप जनरल फैमिली से हैं और अगर शादी आप मुकेश अंबानी टाइप की फैमिली में कर लेते हैं तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये जो बॉन्ड है ये बहुत वीक होगा, और जब अपने बराबर के लोगों में शादियाँ करेंगे तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत स्ट्रांग बनेगा। तो यही चीज़ है। ओवरलैपिंग कब अच्छी हो सकती है, जब दोनों लोग जो हैं वो समान साइज़ के हों, ठीक है, समान साइज़ के हों। तो यही चीज़ है। यहाँ पर H और Cl की साइज़ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी, अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड उतना अच्छा नहीं बनेगा। और HF जो है इनकी साइज़ जो है लगभग आपस में बराबर है, इसलिए यहाँ पर ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होगी और यहाँ पर रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे। कहने का मतलब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रांग होगा। तो इस बॉन्ड को अगर हम ये कहते हैं और इस बॉन्ड को अगर हम B कहते हैं, तो स्ट्रांगर बॉन्ड कौन सा होगा अगर ये बताना हो तो ये बॉन्ड इज मोर स्ट्रांगर एज कम्पेयर टू B, ठीक है, बिकॉज इन केस ऑफ ये both the atom are comparable in size, so in case of HF the good overlapping between the orbital, but in case of HCl the H is smaller size and Cl is larger size, so there is no good overlapping, so weak bond formation here. Okay, so this covalent bond A and this covalent bond B, and A is more stable as compared to B because A have good overlap and B has less overlapping. Okay, so this is the most useful concept for explaining the covalent bond according to VBT. ओके, तो VBT जो है ये बाद में लाइनस पॉलिंग आए थे, और लाइनस पॉलिंग ने VBT में एक कॉन्सेप्ट यूज किया था हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का। तो VBT जो है ये ओल्ड VBT में केवल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बताया गया है, लेकिन जो मॉडर्न VBT है उसमें हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को भी यूज कर लिया गया है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।